नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए बिग ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं टोंक से बड़ी खबर के साथ। टोंक में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। दरअसल स्टेट हाईवे पर आक्रोशित ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जाम लगा दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाकर नारेबाजी की। सोनवाल गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर भी जोरदार नारेबाजी की गई है। 11 केवी लाइन टूटने के बाद इसे रिपेयर करने और घायल को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। खंभा गिरने से एक व्यक्ति घायल हुआ था। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित हैं। महेंद्रवास थाना इलाके के सोनवा गांव का एक पूरा मामला, जहां पर बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग की जा रही है। एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे, इस बात की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है इस वक्त की। ग्रामीणों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। तो आपको बता दें कि टोंक में ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतरा है। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की लापरवाही से खफा हैं ग्रामीण। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत, क्या कुछ जानकारी? बिजली विभाग के खिलाफ पूरा गुस्सा है। कुल मिलाकर के लोगों का एक बिजली का खंभा गिरा था किराए पर ट्रक की वजह से। उस जो तार खुले पड़े हैं वो अभी 2 दिन हो गए उठाए नहीं गए हैं। और जो घायल हुआ था वहां पर एक कॉर्नर पे जो गरीब आदमी बैठा था, दुकान चला रहा था, उसके मुआवजे की मांग जी। 2 प्रमुख मांगे हैं ग्रामीणों की। अभी तक कोई बिजली विभाग का अधिकारी पहुंचा वहां पर? बिजली विभाग का अधिकारी एक्शन वहां पर मौके पर पहुंचा है। एडीएम पहुंचने वाले हैं, एसडीएम पहुंचने वाले हैं, सीओ जो साले मोहम्मद है वो वहां पहुंचे हुए हैं। महेंद्रवास थाना है, उसके अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि मुआवजा दिया जाए और बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी भविष्य में गलती ना हो जी, ये सुनिश्चित प्रशासन करे ग्रामीणों को। उसके बाद जाम खोलने की दौलत अभी की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ कह रहा है प्रशासन इस प्रदर्शन को लेकर के, और साथ ही साथ बिजली विभाग का रुख क्या है? प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। कुछ समय बाद में बैठ करके बात की जाएगी। पुलिस मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के बातचीत के बाद ही ये आपस में यानी सुलह हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि बिजली विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाए। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। और अगली खबर जोधपुर से, जहां पर नेशनल हाईवे 124 पर आज सुबह 2 ट्रेलर और एक कैंपर में भीषण टक्कर हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कैंपर में और ट्रेलर में भीषण टक्कर होने से हादसा हुआ। हादसे में कैंपर का अगला हिस्सा एक ट्रेलर के नीचे दब गया, वहीं एक ट्रेलर इससे पलट गया, जिससे कि कैंपर चालक ट्रेलर के नीचे कैंपर में फंस गया। इसे कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन और जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। इस हादसे में घायल चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है, जांच शुरू कर दी है। इस हादसे की पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर से तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कैंपर चालक घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, तो चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं चूरू के सुजानगढ़ से खबर, जहां पर सालासर में पेट्रोल पंप की पार्किंग में खड़ी हुई बस में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते बस में आग लगने से पास में खड़ी कार ने भी आग पकड़ ली। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरीके से पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में आग लगी। कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, वरना नजदीक पेट्रोल पंप तक अगर ये आग पहुंच जाती तो यहां पर बड़ा विस्फोट या हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, इसे बुझा लिया गया। सालासर में एक पेट्रोल पंप, पंडित पेट्रोल पंप पे, उसमें एक पार्किंग में बस खड़ी थी और बस में आग लग गई है। और पास में एक छोटी गाड़ी थी वेगनार, उसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है। फिर हमारी टीम फायर टीम ड्राइवर अमजद खान कायम खनी, संजय जी
फायरमैन संजय जी बारासा, फायरमैन रामनिवास जी जाट, साजिद खान, हम वहाँ पहुँचे और करीब 2-2.25 घंटे की कड़ी मशक्कत से हमने। और कोटा से अगली खबर, जहां पर 15 साल की छात्रा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने से लगातार आक्रोश जिले में बढ़ता जा रहा है। इसके चलते आज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में लोग रैली निकाल करके अपना आक्रोश जता रहे हैं। वहीं व्यापारियों के साथ ही कई अन्य सामाजिक संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आईजी को, एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा इन व्यापारियों की तरफ से। आपको बता दें कि 3 दिन इस घटना को बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन, व्यापारी लगातार आक्रोशित हैं और आंदोलन की राह पर हैं। मंगलवार शाम को भी घटना को लेकर शहर के कई इलाकों में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, आक्रोश व्यक्त किया है और बालिका को श्रद्धांजलि दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3 दिन बाद भी आरोपी का कोई पता पुलिस के पास नहीं है। तो लोगों ने लगातार मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। कोटा को अनिश्चित काल के लिए बंद भी करा सकते हैं और पुलिस प्रशासन से अभी अनुरोध है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और जो ये घिनौना काम हुआ है कोटा में, कोटा को सेक्शन नगरी के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से छात्राएं यहाँ पढ़ने आती हैं। उनके माता पिता आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि कोटा का नाम बदनाम हो जाए और यहाँ भेजने से कतरा है। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमने बहुत संजीदगी निभाई है, उनको पूरा समय दिया है, लेकिन अभी तक जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपराधी तक नहीं पहुंच पाया है, शहर में निरंतर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये एक शहर की बेटी थी और जिस तरह से इसकी जघन्य हत्या हुई है, पूरा शहर कभी भी उसको माफ़ नहीं करेगा। हम चाहते हैं उसको तुरंत गिरफ्तार करें और उसे फांसी की सजा मिले। नाबालिग लड़की के मर्डर केस में वांछित अपराधी गौरव जैन की तलाश के लिए जो भी प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं, हम हर एंगल से उसकी तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस के पास कोई उसके मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं थी। पूरे शहर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगालने के बाद एक इनपुट मिला और उसका केशवराय पाटन रोड की तरफ जाना ज्ञात हुआ। तो वहीं अलवर में चोरों की एक बड़ी गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। जानकारी के अनुसार गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 227 मोबाइल फोन इनके कब्जे से जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। गुरुग्राम में कंपनी में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम इस गैंग ने दिया था। नौकरी के दौरान चोरी की थी और इसके बाद आखिरकार अलवर में इस गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 1 करोड़ के करीब कीमत के मोबाइल फोन इनसे जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कुल मिलाकर के 227 फोन इनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। लंबे समय से ये गैंग सक्रिय थी। आखिरकार पुलिस के हत्या चढ़िए गैंग के 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला परिषद और पंचायत समितियों में स्थायी समितियों का गठन किया गया है, जिसके तहत पंचायत समिति तिंवरी में चुनाव प्रणाली के तहत स्थायी समितियों का निर्विरोध गठन किया गया, जिस संबंध में प्रधान और बीजेपी समर्थित सदस्यों को जानकारी तक नहीं दी गई। इससे नाराज बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई और कार्रवाई करने की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी। प्रधान के नेतृत्व के अंदर जो स्थायी समितियों का गठन होना चाहिए था वो गठन कर दिया। बीडीओ ने उसकी एक सूची भी जारी कर दी, लेकिन प्रशासन और ये विधायक के दबाव में उन्होंने उस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को खोद-बोद करके और अपने कांग्रेस के सदस्यों को उन स्थायी समितियों में लिया गया और उनके फर्जी कागजात बनाए गए और पूरी चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई, लोकतंत्र की हत्या। बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को घरेड़ा और टोडी सागर में डालने की सालों पुरानी मांग एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। टोडा रायसिंह के बावड़ी में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।
महापंचायत में 19 फरवरी को जयपुर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने सरकार से किसानों की मांगें पूरी करने की बात कही है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जयपुर लौटते समय टोंक में किसान नेता रामपाल जाट से बात की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में आज किसान महापंचायत का आयोजन हुआ और किसानों की कई मांगों को लेकर के वहां के 86 गांवों के किसान इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखी। मुख्य अगर बात करें तो किसान नेता रामपाल जाट उस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा और किसानों की जितनी भी बातें थी वो वहां पर रखी। रामपाल जाट हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं और पूछते क्या कुछ प्रमुख मांगे थी जिसको आप आज टोंक में कार्यक्रम किया। दौलत जी, देश भर में किसानों की खुशहाली के लिए दो ही मांग है, खेत को पानी और फसल के दाम जी। और आज टोडा रायसिंह में भी खेत को पानी मिले, इसके लिए बीसलपुर के बांध का पानी उनके बांधों तक पहुँचे जिससे सिंचाई हो सके और खेती अच्छी हो सके। जब पानी की बात करें किसानों की तो टोंक ज़िले में जहां पानी की प्रचुर मात्रा है, विभाग अपना काम कर रहे हैं, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, क्या वजह है और किस तरह की आपने अपनी मांग वहां रखी। दौलत जी, टोंक ज़िले के बारे में हमने एक बात कही है, पानी तो भरपूर है पर खेतों से दूर है। यहाँ का पानी बहुत दूर तक पहुँच गया और हमारा कहना है जल नीति ऐसी बननी चाहिए जिसमें जो नदी के किनारे पहला अधिकार उसका हो, जो बांध के किनारे पहला अधिकार उसका हो। तो बांध हो नदी हो, जिस ज़िले में है पहला अधिकार उस ज़िले का है, उसकी पूर्ति हो जाए तब बाकी जगह की बात करनी चाहिए। उम्मीद है कि वो जब जितनी भी समस्याएं हैं वो कृषि बजट में भी सामने आएगी और कृषि बजट अलग होने से किसानों की प्राथमिकता भी तय होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं राजधानी जयपुर में मंगलवार को बीजेपी ने रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया था और इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट लग गई। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट मंगलवार को दाहिने पैर में लगी और प्रदर्शन के दौरान ये चोट लगी। वहीं मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा है कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है, सरकार के लाठी डंडों से हमारे हौसले टूटेंगे नहीं, बीजेपी वाटर कैनन के प्रहार से डरने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी रीट मामले में सीबीआई जांच चाहती है। चोट तो अब जो मूवमेंट होता है उसमें कहीं शर्त नहीं होती कि वहाँ भगवत गीता का पाठ होगा, सत्संग होगा, वहाँ तो कुछ भी चीज़ें संभव हैं। लेकिन दो पक्ष हैं, किसी भी आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा भी किया जाता है और उस आंदोलन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीके भी होते हैं। सरकार कहीं से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है तो इसलिए एग्रेशन होगा, नारे भी लगाएंगे, सरकार के खिलाफ एक वातावरण भी बनेगा। उस वातावरण को थामने के रोकने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। यहाँ तो ये खुला छोड़ देते हैं सड़कों पे, तो पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की भूमिका क्या है। वाटर कैनन और लाठी जब चलती है तो ये बात समझ में आती है कि सरकार किसी भी आंदोलन को दमन से दबाना चाहती है और आंदोलन कभी दमन से दबते नहीं है, इसलिए कोई न कोई उसका रास्ता होता है। आप बेशर्मों की तरह सदन में कह रहे हैं कि नहीं देंगे, कल को यदि दे दी तो रिकॉर्ड की बात को आपको वापस करना पड़ेगा। आपने दर्जनों मामले ऐसे हैं जिसमें इनकार किया है, ये पूरे तरीके से प्रमाणिक और सत्य है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सच का सामना करना नहीं चाहती और इसलिए दमन का सहारा लेना चाह रही है। ये पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं, मुझ पर भी हमला हुआ, मैं समझता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, न कोई कारण था। लोग बाग, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन एक ही जगह क्यों हुआ, पर्टिकुलर शहर में क्यों हुआ, उस तरीके के अपराधी तत्व क्यों थे, इसलिए कि मैं पिछले दिनों भ्रष्टाचार को लेके, रीट को लेके
किसानों की कर्जा माफ़ी को लेके हम लोग पार्टी में लीड कर रहे थे और ये उनको अच्छा नहीं लगता तो किसी व्यक्ति का मनोबल कैसे तोड़ें, तो हमला करा दिया। आज तक उसके बारे में कोई सरकार के किसी प्रमाणिक व्यक्ति ने ये कहा क्या कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझ पर हमला हुआ था, लेकिन यदि सरकार में नैतिकता और ईमान है तो करके तो बताए ना भाई। वो तो वीडियो साफ दिख रहा है, हमने भुगता है उसको 30 मिनट तक। मेरा जी जानता है कि मैं उस परिस्थिति से निकला हूँ, तो यहाँ पता लग जाता है कि सरकार की नीयत कैसी है। तो सरकार लाठी से, सरकार दमन से इनको दबाना चाह रही है, लेकिन अब सरकार के खिलाफ एक व्यापक असंतोष बेरोजगारों में, किसानों में, आम लोगों में, कानून व्यवस्था को लेके कभी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, शायद कोई दिन होगा राजस्थान में जब कोई गैंगरेप या रेप की घटना की इतला नहीं मिलती होगी। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने और केस कम होने के बाद प्रदेश की सरकार ने अधिकांश पाबंदियों को हटा लिया है। इसके साथ ही आज से नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इसमें कई तरह की छूट दी गई है आम जनता को और इसके तहत आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। अब तक 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं ही ऑफलाइन चल रही थीं। वहीं आज से छोटे बच्चों की भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं और स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा। इसके लिए बोला है बच्चों को कि डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, टिफिन को आपस में वो नहीं करना, आपको शेयर नहीं करना और हम लोग मतलब इनके साथ ही रहेंगे। ड्यूटीज लंच में भी हमारी टीचर्स की ड्यूटीज लगाई हैं यहाँ पे कि कोई बच्चे शेयर नहीं करे। आज से अपनी पढ़ाई शुरू करोगे? यस सर। तैयार हो आप पढ़ने के लिए? यस सर। अच्छा, कैसा लगा? बहुत दिन बाद अपने फ्रेंड से मिले हो ना? यस सर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? अच्छा, क्लास में पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? यस। मास्क लगा के रखोगे? यस। अच्छा, क्या नाम है आपका? आई एम जैन। अच्छा, कितने दिन बाद में आए हो? बहुत दिन बाद। आपको मास्क लगा के आना होगा? मास्क लगाओगे आप? क्यों लगाते हो मास्क? ताकि कोरोना ना फैले, कोरोना से बच सको, है ना? वेरी गुड। गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को सभी जानकारी हमने पहले से ही दे दी है और बच्चे भी इस चीज के प्रति बहुत अवेयर हो चुके हैं बार बार गाइडलाइन आने से। और जो भी गाइडलाइन ये फुल स्ट्रेंथ के साथ हैं बच्चे आज यहाँ? जी नहीं, 50% के लगभग। अभी भी 50 आपने रखा? हाँ, अभी 50 है। आज फर्स्ट डे है ना, 50 है। धीरे धीरे हो सकता है कि बढ़ जाएंगी इनकी संख्या। कोई भी जो भी इनकी चीजें हैं, चाहे लंच बॉक्स, वाटर बोतल या इरेजर, पेंसिल्स वगैरह, ये कोई भी चीज आपस में शेयर नहीं करेंगे। फुल टाइम मास्क लगा के रखेंगे और बच्चों को लंच भी जो है वो टीचर के साथ ही करना होगा। एक चौक में भी इनकी गैदरिंग नहीं होगी। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इनको ये भी समझाना पड़ेगा कि आना है स्कूल बट बचाव के साथ। अभी ऑनलाइन स्टडी भी जारी है या फिर अभी पूरी तरह से ऑफलाइन स्टडी पे आ जाएगा? सर अभी तो लास्ट कल भी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, बट अगर आज 50% से ज्यादा आए बच्चे तो फिर पॉसिबिलिटी यही कि ऑन। पहले दिन आज कितने स्ट्रेंथ में बहुत बच्चे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? कितने? तो आज से मरुधरा को पूरी तरह से अनलॉक किया गया है और ऐसे में शैक्षणिक गतिविधियों को भी पूरी छूट दी गई है। आज से 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए भी पहुंचने लगे हैं। स्कूल में पहुंचने पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद आज पूरी तरह से मरुधरा को अनलॉक किया गया है और आज से 1 से जो 5वीं तक के विद्यालय हैं उनको भी शुरू किया गया है। उनमें जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। आज से शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से अनलॉक की गई हैं। ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो अब बच्चों को कराई जाएगी और 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो अब विद्यालय भी पहुँचने लगे हैं। पूरे 1 माह बाद जो बच्चे वो हैं वो विद्यालय पहुँच रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे हैं काफ़ी संख्या में। आज इनको जब पता चला है कि आज से जो शैक्षणिक गतिविधि है वो शुरू हो गई हैं, 1 से 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं, तो आज ये विद्यालय पहुंचे हैं। बच्चों से बात करेंगे किस तरह से, कितना समय तीसरी लहर में वो घर रहे और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। क्या नाम है आपका? ओमवीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में। कितने दिनों बाद स्कूल आए हैं? 1 महीने बाद। किस तरह से 1 महीने घर पे रह के पढ़ाई की? लॉकडाउन में सर आ नहीं पाई। आज स्कूल आए हो 1 महीने बाद, किस तरह से पढ़ाई करोगे, किस तरह से क्लास में बैठोगे? अच्छी तरीके से बैठेंगे सर, बढ़िया तरीके से। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो आज? 1 महीने बाद। 1 महीने में घर किस तरह से पढ़ाई की आपने? किताबों से पढ़ाई की है, कॉपियों में लिख लिख के, याद करके। आज स्कूल आए हो आप, किस तरह से पढ़ाई करोगे अब? अच्छी तरीके से बैठ के।
बैठ के पढ़ाई करोगे। तो साफ तौर पर जो देखा जा रहा है कि 1 माह बाद जो बच्चे दोबारा से एक बार स्कूल पहुंचे हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। उनका कहना ये है कि घर में उन्होंने जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो की थी, अब वो स्कूल में जो है ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो भी ये बच्चों को यहाँ पर अध्ययन कराएंगे। उनसे भी बात करेंगे कि 1 माह तक जो 5वीं तक के बच्चे थे घर रहे थे, अब उनको ऑफलाइन जो है गतिविधि शुरू की गई हैं। कितने नामांकन है यहाँ पर? 111 तो 1 से लेकर 5 तक। कितने बच्चे आज पहुँचे हैं? अभी तो अटेंडेंस लेंगे जब पता चलेगा। तो लगभग 1 माह से स्कूल बंद था, आज बच्चों को पता चला है। आपके द्वारा बच्चों को क्या संदेश दिया गया था कि आप स्कूल पहुँचे? हाँ, कल जाते समय बताया गया था कल 1 से लेकर 5 तक के बच्चे स्कूल आएंगे, और थोड़े बहुत जो कसर रह गया तो आज बच्चों को भेज के बुला लेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो बच्चे घर हैं और उनको पता नहीं है कि आज से 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय है वो शुरू हो गए, उनको भी अब जो है घर जा कर के बताया जाएगा। और ये बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करने के पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्का। तनिष्का, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पहली में। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो? कितने दिनों बाद स्कूल आए हो? तो ये जो है ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर स्कूल पहुँचे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों में भी अब उत्साह नज़र आ रहा है। और 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद मरुधरा को अनलॉक किया गया है। अब ये ऑफलाइन तरीके से शैक्षणिक गतिविधियाँ जो है इनको कराई जाएंगी और विद्यालय में इनको अध्ययन कराया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का भंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के समृद्ध संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Pespo, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये गाड़ी वाले मिस्टर देशट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला कुछ ही देर में अपना पदभार ग्रहण करेंगे आज, और इसको लेकर के अब दफ्तर पहुंच चुके हैं। कृषि पंथ भवन में पदभार संभालेंगे। किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे महादेव सिंह खंडेला। महादेव सिंह खंडेला को किसान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पंत कृषि भवन पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली विधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
लवली, क्या कुछ जानकारी? लवली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला आज पदभार ग्रहण करेंगे, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, ये अपने आप में दूसरा बड़ा पदभार ग्रहण समारोह होगा जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको इस प्रांगण के अंदर जो है वो नजर आएंगे। इस प्रांगण में बड़ी तादाद में जो किसान वर्ग से जुड़े लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पंजाब जाने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, कुछ ही देर में उनको यहाँ से जयपुर से बाहर पंजाब निकलना था, लेकिन उन्होंने एन मौके पर एक कार्यक्रम बनाया कि वो क्यों ना कृषि पंत भवन जो में महादेव सिंह खंडेला का पदभार ग्रहण समारोह जो है उसे अटेंड करते हुए निकलेंगे। यहाँ पर महादेव सिंह खंडेला पहुंच चुके हैं, उनके साथ में जो उनको पदभार ग्रहण कराने के लिए जो कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ साथ में समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो विधायक हैं दीपचंद खेरिया और उनके अलावा जो कई और जो किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारी हैं, कई अधिकारी जो कृषि विभाग के हैं, वो तमाम लोग जो है बड़ी तादाद में कृषि पंत भवन पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें पदभार ग्रहण समारोह में पदभार ग्रहण कराने के बाद में उनका पंजाब की ओर रवाना होने का कार्यक्रम है। पंजाब दौरे पर आज वो जा रहे हैं, जहाँ पर वो 2 से 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद में वो देर शाम को वापस उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसान आयोग की होगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों का आंदोलन पूरे देश में चला और उसके बाद में लगातार कांग्रेस किसानों के साथ समर्थन में खड़ी हुई नजर आई, तो ऐसे में किसान आयोग की जिम्मेदारी को संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा डिसीजन कहा जा सकता है। दूसरी बात ये कि किसानों का बजट भी इस बार एग्रीकल्चर का बजट भी अलग से आ रहा है, तो ऐसे में कई मायने लगाए जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैसेज पॉलिटिक्स करने में बहुत आगे रहते हैं, अगुवाई करते हैं, और शायद यही है कि किसानों के बीच में किस तरह से अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखा जाए, किसानों को ये बताया जाए कि किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस जो है वो साथ में खड़ी रहती है। इसी संदेश को देने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महादेव सिंह खंडेला, टीकाराम जूली, तमाम लीडर जो है उनका बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री निवास से रवाना होकर के और यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। यहाँ पर पदभार ग्रहण समारोह के दौरान जो है वो यहाँ पर जो है समारोह जब चलेगा तो समारोह के दौरान जो है महादेव सिंह खंडेला कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। और आज का दिन उन्होंने चुना है पदभार ग्रहण के लिए। और बड़ी बात ये कि महादेव सिंह खंडेला कोई नया चेहरा नहीं है, ये वो पुराना चेहरा है जो केंद्र में कई पदों पर मंत्री रह चुके हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो उसमें वो मंत्री रहे हैं, उसके अलावा कई और पदों पर रहे हैं। कांग्रेस के पुराने और दिग्गज और खांटी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। इस बार जो है वो चुनाव में इनको खासी दिक्कतें थी, विधानसभा का चुनाव लड़ने में टिकट को लेकर के काफी जद्दोजहद चली, लेकिन उन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा और चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिपह सलाहकार भी माने जाते हैं महादेव सिंह खंडेला। उनकी अशोक गहलोत की टीम के अग्रणी सदस्यों में गिनती जो है वो महादेव सिंह खंडेला की आती है। तो महादेव सिंह खंडेला को आज शायद इसी चीज का जो इनाम है वो किसान आयोग के पद के तौर पर, अध्यक्ष के पद के तौर पर दिया गया और आज वो पदभार ग्रहण विधिवत संभाल रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो उन्हें पदभार ग्रहण कराने के लिए। लवली, एक लंबा अनुभव है, पुराने कांग्रेसी हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कई पदों पर भी रहे, सरपंच से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी गांव में और 1980 में पहली बार कांग्रेस के विधायक बने, उसके बाद कई पदों पर रहे। इस लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में खास कार्यक्रम यहाँ पर होगा उनके पदभार ग्रहण के मौके पर। देखिए, बिल्कुल ये मौका बहुत खास है क्योंकि देखिए खांटी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। शेखावटी के इलाके की अगर हम बात करें, खंडेला जो इलाके की बात करें, नीमका थाना सीकर की अगर हम बात करें, तो वहाँ खांटी नेता के तौर पर उनकी पहचान है और खांटी कांग्रेस नेता के तौर पर उनकी पहचान है। पुरानी जो टीम रही है सोनिया गांधी की टीम, जो मनमोहन सरकार थी, उसमें वो केंद्र में मंत्री रहे थे और उस दौरान उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनको केंद्र के कामकाज का अनुभव भी है। सरपंच के पद से अपनी राजनीति की शुरुआत करने के साथ साथ ही वो वार्ड के मेंबर भी रहे कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने वार्ड का चुनाव भी जीता और उसी के आधार पर वो कांग्रेस की राजनीति गली से करते हुए आज जो है ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर और दिल्ली की राजधानी तक भी उन्होंने राजनीति अपनी की है और आज वो जयपुर में अपनी राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला, कुछ ही पलों में पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस खास मौके पर पंत कृषि भवन पहुंचेंगे। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।